नमस्कार, लीगल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत रोचक टॉपिक और विषय पर बात करने के लिए हम फिर से पहुंच चुके हैं सज्जाद सर के चैम्बर पर। आज यह जानेंगे कि एडवोकेसी में वकालत में ड्राफ्टिंग का क्या महत्व होता है। जैसा कि हम सुपरिचित हैं कि ड्राफ्टिंग किसी भी मुकदमे का बहुत प्रमुख आधार होती है और उसी पर पूरा मुकदमा स्टैंड करता है। इसलिए सज्जाद सर कृपया प्रकाश डालें कि जो नए वकील रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो इंटर्न हैं, उनके लिए ड्राफ्टिंग का सीखना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, क्रिमिनल की वकालत की शुरुआत बेल से होती है। जैसे ही आप शुरू करते हैं तो आपके इर्द गिर्द में छोटे बड़े मुकदमे बेल के आते हैं। बेसिकली मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल नॉर्मली मजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर देता है, इसलिए मजिस्ट्रेट के यहाँ तो नॉर्मल बेल एप्लीकेशन फाइल है। लेकिन जो 439 सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन फाइल होती है उसमें बाकायदा ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग में आपको ये पहले पैराग्राफ में शो करना है कि इससे पहले बेल एप्लीकेशन आपने कहीं पे फाइल नहीं किया है और किसी भी कोर्ट से वो बेल एप्लीकेशन उस क्राइम नंबर में कभी भी रिजेक्ट नहीं हुई है और ना ही अलाउ हुई। अगर रिजेक्ट हुई है तो उसका रेफरेंस देना है, पॉइंट वाइज लिखना है कि इस दिनांक को हुई थी, इसमें हुई थी। और थर्ड पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि किस क्राइम नंबर में आप बेल सीख कर रहे हैं और उसका एफआईआर नंबर क्या है, उसका सेक्शन क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है। चौथा पैराग्राफ में नॉर्मली हम लोग लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है। प्रोसिक्यूशन के केस को जब हम डिस्क्राइब कर देते हैं, हम पहले ये तय कर दिए कि इससे पहले कोई भी मुकदमा फाइल नहीं किए, फिर उसके बाद हम ये दिखा देते हैं कि एफआईआर इस दिनांक को है। उसके बाद में हम ये दिखाते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस ये है। अब उसके बाद में प्रोसिक्यूशन के केस के बाद में कुछ विटनेसेस का बयान जो इम्पोर्टेंट होता है केस से उसको लगा देते हैं और अगर मेडिकल है तो मेडिकल लगा देते हैं। अब उसके बाद में कोई और पेपर है, फोरेंसिक है, एफएसएल रिपोर्ट है, XYZ कोई भी जो प्रोसिक्यूशन ने उसको केस डायरी में या एफआईआर के साथ संलग्न करते हुए आगे बढ़ाया गया। अब जहां से हम अपना बचाव करते हैं वो फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट। उस फैक्ट की शुरुआत यहाँ से करना कि जो एफआईआर किया जाता है कि जो एफआईआर में लिखा है वर्जन उसको कंट्राडिक्ट करना। अब उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए आपको उस केस के एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट को पीछे से देखना होगा। या तो एफआईआर के वर्जन पे देखेंगे कि एफआईआर डिले है, एफआईआर डिले कितना है, एफआईआर डिले होने के साथ में ये ट्यूटर है, या एफआईआर के डिले होने के साथ में किस इनमिटी के साथ है, इससे पूर्वत में क्या इनमिटी रही है, कोई सिविल मुकदमे चल रही है या मुकदमेबाजी है कि नहीं है, या जो चोटें आई हैं वो इस लेवल की हैं जो एफआईआर में लिखी गई है। बहुत बार एफआईआर में लिखा जाता है कि जान से मारने की नीयत से हमला कर दिए। अब उसको डिटरमाइन करना है, 307 लग गया जान से मारने पे हमला करना और मारे हम बच गए, लेकिन अब वो चोट कहाँ तक पहुंच रही, अब इसको मेडिकली आपको एग्जामिन करना है। उस जो एफआईआर में टूल्स दिखाया गया कि इससे मारा गया है वो एग्जैक्ट चोट को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, वो चोट कैसी है और किससे आ सकती है, वो पैराग्राफ में आपको डिटरमाइन करना है ताकि एफआईआर और उससे डिस्टिंग्विश हो सके। और कुछ विटनेस को पुलिस ऐसा ले लेती है जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस कभी कभी ऐसा भी होता है जो प्रोसिक्यूशन केस को शो नहीं करते हैं, उसको आप अपने डिफेंस ग्राउंड में लेंगे। ये सारी चीजें होने के बावजूद अब दो चीजें और भी बेल में इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला ये कि आपका पहले से कोई क्राइम रिकॉर्ड है कि नहीं, दूसरा ये कि आप किसी कोर्ट से कन्विक्ट हैं कि नहीं। ये दो चीजें बेल में लिखा जाना बहुत मैंडेटरी है। खासतौर से हमारे लखनऊ हाई कोर्ट में अगर ये पैराग्राफ नहीं लिखे रहते हैं तो बेल एप्लीकेशन पे
ऑनरेबल कोर्ट सुनती नहीं है और उस पे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट पे बेल रिजेक्ट की हो जाती है, तो आपको क्राइम रिकॉर्ड मेंशन करना जरूरी है। और ये मेंशन करना है कि मतलब प्रीवियस कन्विक्टेड नहीं है। और उसके बाद में आप ये लिखेंगे, बहुत सी कोर्ट ऐसी होती है जो बेल को ये समझती है कि बेल इज द राइट एंड रिजेक्शन इज द एक्सेप्शन। तो बहुत सी कोर्ट ये समझती है कि नहीं, बेल तो अभी ट्रायल चल रहा है तो हम इनको जेल में रखें, वो चाहे जिस तरीके का नेचर हो, लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक ये प्रिजम्पशन ड्रा किया जाएगा कि एक्यूज जो है वो इनोसेंट है। तो ऐसी भी चीजें हैं। लेकिन जो बेल में और इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये भी है कि ट्रायल फ्री फ्रॉम ट्रायल है कि नहीं। मतलब अगर आपको बेल कुछ कंडीशंस के साथ दी जाए तो मतलब जो एक्यूज है वो ट्रायल फेस करेगा या ट्रायल से तो अब उसके लिए कंडीशंस ये है कि एक पैराग्राफ जो हम लिखते हैं, और लोग इस चीज को मानते हैं नहीं मानते, लेकिन मुझे इस पर्सनली इस बात से बहुत सी कोर्टों में बेनिफिट हुआ। हम लिखते हैं कि एक्यूज के पास लैंडेड प्रॉपर्टी है जिसको सोल्ड किया जाना, बेचा जाना मुमकिन नहीं है। उसके पास मदर फादर और कोई जो नेचुरल गार्जियन या और जहाँ पे सर्विस कर रहा हो या और किसी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में जिस भी तरीके से हो, वो मेंशन करते हैं कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी खितौनी ये है, उसके पास इतने भाई बहन है, उसके पास मदर है, उसके पास और भी रिलेशंस हैं जिनको छोड़ के जाना मुमकिन सा नहीं लगता है, इसलिए आदमी ट्रायल को फेस करेगा। अच्छा, दाताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा कि बेल मतलब ये राइट है और वो फंडामेंटल राइट है अनटिल एंड अनलेस उसका कन्विक्शन नहीं हो जाता, तब तक के लिए उसको रोका नहीं जा सकता। तो बेल को ड्राफ्ट करने के लिए आपको उसके बारे में एक्यूज के बारे में जो डेपोनेंट है एक्यूज के बारे में उसको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ये सब चीजें डिस्टिंग्विश हो गए, जैसे क्राइम रिकॉर्ड, प्रीवियस कन्विक्शन, इनिमिटी और जो चीजें हैं मालाफाइडी, अगर ये सब चीजें कहीं से भी आप अलेज नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मली ये माना जाएगा कि आपके पास कोई बेल का अच्छा ग्राउंड नहीं है। इसलिए केस पे आप स्टडी कर करके और ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है। मालाफाइडी शो करना जरूरी है, इन्विटी शो करना जरूरी है। प्रोसिक्यूशन का केस आपको मतलब आपके ऊपर लगाए गए जो सेक्शंस हैं इम्पोज किए गए हैं वो मेड आउट नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको शो करना जरूरी है। फिर नीचे टर्म्स कंडीशन कुछ आपको खुद अपनी तरफ से लिखना होगा जो डिपोनेंट है कि हम ट्रायल में अपीयर करेंगे, जिस दिन कोर्ट बुलाएगी उस दिन कोर्ट में हाजिर रहेंगे। बाय द वे कोर्ट पहले हमें डेट फिक्स से पहले बुलाती है तो भी हाजिर रहेंगे। ये ग्राउंड्स हैं जो बेल कंडीशंस को फॉलो करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी साझा करी। इससे निश्चित रूप से नए वकीलों को बहुत फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो पहले दूसरे महीने या फिर 1 साल की प्रथम वकालत में हैं। ऐसे लोगों को ऐसी जानकारी से निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। इन्हीं आशा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लीगल अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लीगल अपडेट के चैनल का उद्देश्य पूरे समाज में लीगल यानी कि विधि के प्रति जानकारी को प्रचारित और प्रसारित करना है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने में आपका सहयोग अपेक्षित है, इसलिए सब्सक्राइब करो और बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमारी मेल आईडी आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का मुझसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उससे पूछ सकते हैं, सर समयानुसार उसका जवाब देंगे। हमारा नंबर भी आपके पास है, यदि आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं, हम समयानुसार आपके फ़ोन का भी जवाब देंगे। लीगल अपडेट चैनल देखने के लिए बहुत बहुत